हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा लेक्चर सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो से मैं सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मैथ पेडागोजी यानी गणित शिक्षण शास्त्र को स्टार्ट कर रहा हूं। यानी इस वीडियो में आपको मैथ पेडागोजी यानी गणित शिक्षण शास्त्र पढ़ने को मिलेगा। जैसा कि आप जानते हो, सीटेट के पेपर 1 यानी जो प्राइमरी लेवल के लिए होता है उसमें 30 नंबर का गणित पूछा जाता है, जिसमें लगभग 15 नंबर तक की पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरह से अगर आपका पेपर 2 है सीटेट एग्ज़ाम का, तो उसमें भी आपको 30 नंबर का गणित पूछा जाएगा, जिसमें लगभग 15 नंबर तक की पेडागोजी पूछी जाएगी। यानी कि गणित शिक्षण शास्त्र मैथ पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इस वीडियो के द्वारा मैथ पेडागोजी यानी गणित शिक्षण शास्त्र को पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ पेडागोजी को स्टार्ट करूंगा और लास्ट तक हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको केवल क्वेश्चन के ज़रिए ही इस मैथ पेडागोजी को फिनिश कर दूंगा। आपने देखा होगा कि पेडागोजी के नाम पर क्वेश्चन करा दिए जाते हैं और फिनिश कर दी जाती है पेडागोजी, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं पूरी थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा, सभी कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, साथ में जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे मैथ पेडागोजी के, उनके साथ के साथ ही हम मैथ पेडागोजी में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी सॉल्व करते रहेंगे। तो इससे बेहतरीन तरीका कोई हो नहीं सकता, जिसमें आपको पूरी थ्योरी मिलेगी पेडागोजी की और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन। क्वेश्चन सॉल्यूशन करने से आपका फ़ायदा ये होगा, एक तो आपको जो है सोचने की शक्ति बढ़ेगी कि किस तरह से हमारे टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और दूसरा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा मैथ पेडागोजी के लिए रहने वाला है। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए अगर आप नए हैं इस चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ पेडागोजी को। तो गणित शिक्षण शास्त्र यानी मैथ पेडागोजी में सबसे पहले हम जानेंगे कि गणित क्या है, व्हाट इज़ गणित। ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि टेट एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा ये है कि आगे जो हम मैथ पेडागोजी में कॉन्सेप्ट या फिर पॉइंट्स पढ़ेंगे, उनका आधार ये रहेगा कि गणित है क्या। तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है, और शुरुआत भी हम वहीं से करेंगे कि जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए वो है क्या, जिससे कि आगे चीज़ें हमारी आसान रहे। तो जैसा कि आप जानते हो, गणित जो होता है वो इंग्लिश वर्ड मैथमेटिक्स का हिंदी में अर्थ होता है। तो गणित जो है इंग्लिश वर्ड मैथमेटिक्स का हिंदी रूपांतरण होता है, मैथमेटिक्स का। अब ये जो वर्ड होता है मैथमेटिक्स, ये एक शब्द से, एक वर्ड से बना हुआ है, जो कि ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। मैथमेटिक्स ग्रीक वर्ड मैनथानो लर्न। ओके, तो जो मैथमेटिक्स वर्ड है वो मैनथानो लर्न वर्ड से बना हुआ है, और ये जो मैनथानो लर्न वर्ड है ये एक ग्रीक शब्द है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा आपके टेट एग्जाम में। ये क्या है, ग्रीक शब्द, ये आपको लिखना है। तो आपका जो गणित है वो किससे बना हुआ है, मैनथानो लर्न, जो कि क्या है, एक ग्रीक शब्द। तो क्वेश्चन सबसे पहले यही बनेगा कि मैथमेटिक्स या मैथ लिखा हुआ होगा या फिर लिखा हुआ होगा गणित, कि गणित किस भाषा के शब्द से बना हुआ है। तो किस भाषा के शब्द से बना हुआ है, ग्रीक भाषा के शब्द से बना हुआ है। तो आपको कौन सा ऑप्शन लगाना होगा, आपको लगाना होगा कि ग्रीक भाषा के शब्द से ये मैथमेटिक्स यानी गणित शब्द बना हुआ है। तो और दूसरा, अगर वो ये पूछता है कि जो मैथमेटिक्स वर्ड है वो किस वर्ड से बना हुआ है, किस भाषा से पूछे, तो आपको क्या लगाना है, ग्रीक। और ये पूछे कि किस वर्ड से बना हुआ है, तो आपके सामने लिखा हुआ किस से बना हुआ है, मैनथानो लर्न। और अगर इसका मीनिंग वो पूछता है कि मैनथानो लर्न का मतलब क्या होता है हिंदी में, तो इसका अर्थ होता है गणनाएं सीखना, गणनाएं सीखना। तो देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला मैं बताता हूँ कि जो मैथमेटिक्स है वो किस शब्द से बना हुआ है, किस भाषा के शब्द से, तो वो बना हुआ है ग्रीक भाषा के शब्द से। दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मैथमेटिक्स वर्ड है उसकी किस वर्ड से उत्पत्ति हुई है, वो किस शब्द से बना हुआ है, तो वो भी आपके सामने लिखा हुआ है। आप क्या लगाओगे, मैनथानो लर्न से बना हुआ है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि मैंथानोलर्न या फिर कहे मैथमेटिक्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो आप क्या लगाओगे, गणनाएं सीखना। तो मैंथानोलर्न जो कि एक ग्रीक शब्द है जिससे मैथमेटिक्स शब्द बना हुआ है, इसका अर्थ होता है मैंथानोलर्न का गणनाएं सीखना। तो अब आप समझ गए होंगे मैथमेटिक्स क्या होता है। मैथमेटिक्स होता है स्टडी ऑफ द कैलकुलेशन, यानी जब हम गणनाओं का अध्ययन करते हैं, कैलकुलेशन की स्टडी करते हैं, तो उसी को हम गणित यानी मैथमेटिक्स कहते हैं। तो मैं एक सिंपल डेफिनेशन आपके लिए लिख देता हूँ कि गणित गणनाओं का विषय है। मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ कैलकुलेशन। तो आपने देखा होगा मैथमेटिक्स जब भी हम करते हैं तो उसमें आपको क्या करना होता है, कैलकुलेशन, यानी उन्हीं की स्टडी करते हैं। जो भी हम कुछ करते हैं सारी चीज़ें हम मैथमेटिक्स में किससे फाइंड करते हैं, कैलकुलेशन यानी गणनाओं से। तो गणित क्या है, गणनाओं का विषय है, गणनाओं का विषय। तो आपसे पूछा जाता है डेफिनेशन में कि गणित क्या है, तो क्या बताओगे आप, गणित गणनाओं का विषय है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन होती है, यानी मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ कैलकुलेशन। तो जहाँ पर हम कैलकुलेशन की स्टडी करते हैं, गणनाओं का अध्ययन करते हैं, उसी को हम कहते हैं मैथमेटिक्स, यानी उसी को कहते हैं गणित। तो ये हो गया हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, कि गणित क्या है। तो ये बातें आपको गणित के संबंध में याद रखनी है। कुछ और पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ गणित के संबंध में कि गणित है क्या, जिन पर सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, और डिक टू डिक यही पॉइंट आपको लिखे हुए मिल सकते हैं आपके ऑप्शन में। तो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये कुछ। जैसा कि मैंने बताया, गणित क्या है, गणनाओं का विषय, या फिर आप यहाँ पर कह सकते हो विषय या फिर विज्ञान भी कह सकते हो। तो गणित क्या है, एक साइंस भी है जो किसका विषय है, कैलकुलेशन यानी गणनाओं का। तो विषय या फिर विज्ञान आप दोनों लिख सकते हो। कुछ और पॉइंट आप जान लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि गणित गणनाओं व संख्याओं का विज्ञान है। हाँ बिल्कुल, गणनाएं भी करते हैं। गणनाएं किसके द्वारा करते हैं, हम संख्याओं के द्वारा। तो थोड़ा सा अगर हम बढ़ाएं इसका एरिया डेफिनेशन का, परिभाषा का, तो हम ये कह सकते हैं कि गणित गणनाओं व संख्याओं का विज्ञान है, का विषय है, क्योंकि उसमें हम संख्याएं पढ़ते हैं और संख्याओं के बीच में ही तो हम गणना यानी कैलकुलेशन करते हैं। तो हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप जान लीजिए कि गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। बिल्कुल, कि रीजनिंग थिंकिंग इसमें यूज होती है। तार्किक विज्ञानों, तार्किक जो विचार होते हैं इसमें आप देखते हो, और इसमें आप देखते हो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसके पीछे आप तर्क भी देखते हो, उसके पीछे आप रीजनिंग देते हो। आपने देखा होगा कि ये चीज़ इसलिए ऐसा हो रही है, ये चीज़ इसलिए ऐसा हो रही है। तो उसमें सारी चीज़ें किसके द्वारा चलती हैं, रीजनिंग यानी तार्किक ज्ञान के द्वारा। तो गणित क्या होता है, गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। तो आपको ये ध्यान रखना है, गणित क्या है, तार्किक विचारों का विज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या कहा गया है कि गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। देखिए अमूर्त, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अमूर्त रूप है, अमूर्त का मतलब होता है जो हमारे सामने ना हो और उसके बारे में अपने विचार रखना, उसके बारे में सोचना। अभी आगे हम थोड़ा सा एक टॉपिक पढ़ेंगे अभी इसी वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या होती है, इनके बारे में अभी मैं आपको बिल्कुल सेपरेटली बताऊंगा। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। कैसे, देखो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो, आपके सामने एक गणित का क्वेश्चन आया, मैथ का क्वेश्चन आया, तो आप उसके बारे में सोचते हो कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आप क्वेश्चन को देखकर विचार लाते हो, मेथड लाते हो अपने दिमाग में, वही होता है अमूर्त चिंतन। यानी जो हमारे सामने ना हो उसके बारे में सोचना, वही होता है अमूर्त चिंतन। उसी को कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसके बारे में और अच्छे से हम आगे जानेंगे। फिलहाल आप इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए। इसमें एक और पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि गणित माप तोल आदि का विज्ञान है। क्योंकि देखिए गणित में हम क्या करते हैं, मीज़र करते हैं, ओके, चीज़ों को मापते हैं, तोलते हैं। तो उस तरह से भी हम कह सकते हैं कि गणित माप तोल का विज्ञान है। तो ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो। बाकी इतना ही आपको याद रखना है कि गणित है क्या, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और ये कुछ पॉइंट है, ये तो देखो बेसिक हैं, आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, बस उसी से ये लिखे गए हैं। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट फिनिश हो जाता है कि गणित है क्या। तो आप इसमें से जो कुछ नोट करना चाहो या फिर पूरा नोट कर सकते हो। अब हम आगे के टॉपिक पर चलते हैं। चलिए तो अब जान लेते हैं हम कि गणित का महत्व यानी इसका उपयोग क्या होता है, कहाँ कहाँ पर गणित का उपयोग होता है। तो देखिए गणित का जो उपयोग है वो लगभग हर क्षेत्र में होता है, हर सब्जेक्ट में होता है। आप किसी भी विषय को उठा लीजिए,
किसी भी एरिया को ले लीजिए, सभी जगह गणित का ही उपयोग होता है। जैसे कि ये कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको जान लीजिए। जैसे गणित का उपयोग दैनिक जीवन में होता है, जैसे क्रय विक्रय में। मतलब आप देखते होंगे जब हम कुछ खरीदते हैं या फिर कुछ बेचते हैं, यानी कुछ बाई करते हैं, कुछ सेल करते हैं, तो उसमें भी गणित का ही उपयोग होता है। कितने का खरीदना है, कितने का बेचना है, आपको किस हिसाब से खरीदना है, किस हिसाब से बेचना है, ताकि आपको लाभ हो या फिर हानि ना हो, ये सभी कैलकुलेशन आप करते हो। तो यही होता है क्रय विक्रय, यानी कि दैनिक जीवन में भी हम गणित का उपयोग करते हैं, और वो भी भरपूर, मैक्सिमम हम गणित का उपयोग करते हैं। दूसरा, विज्ञान, तकनीकी, अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग, वाणिज्य, व्यापार। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट आप कोई सा भी उठा लीजिए, आपका इंजीनियरिंग होगा, तकनीकी हो गया, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इसके अलावा वाणिज्य, व्यापार, कमर्शियल बिजनेस हो गया, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सभी में गणित का ही उपयोग होता है। गणित के द्वारा ही चीज़ें जो है निर्धारित की जाती हैं। तो फिलहाल बस आप ये याद रखना कि गणित का जो है लगभग सभी विषयों में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है गणित, महत्व व उपयोग दैनिक जीवन की समस्या समाधान में। हाँ बिल्कुल, आपने देखा होगा बहुत सी समस्याएं होती हैं, आप डेली लाइफ में देखते होंगे, तो वहाँ पर गणित का ही उपयोग किया जाता है। जैसे मापन वगैरह से, मीजर से संबंधित समस्याएं होती हैं, ज़मीन वगैरह से संबंधित समस्याएं होती हैं, तो वहाँ पर हम मीज़र करते हैं, गणित के ही जो है यूज़ किए जाते हैं, उसके ही एप्लीकेशन यूज़ किए जाते हैं, और हम बहुत सी समस्याओं को जो दैनिक जीवन की होती है उनको गणित के द्वारा ही सॉल्व करते हैं। तो दैनिक जीवन में तो पूर्ण रूप से किसका उपयोग होता है? गणित का ही होता है। जीविका के उपार्जन में इसका मतलब क्या है? देखिए, गणित का उपयोग हम एक अपनी लाइफ को चलाने के लिए भी करते हैं। जैसे कि एक शिक्षक है, कोई टीचर है, अब वो गणित जानता है, गणित पढ़ा रहा है बच्चे को, उसकी थोड़ी इनकम हो रही है, तो उसकी एक जीविका चल रही है। तो गणित का उपयोग जो है जीविकोपार्जन में भी होता है, यानी ये हमें एक तरह से कह सकते हैं एक अपनी लाइफ को चलाने का जो है एक रास्ता भी प्रोवाइड कराता है गणित विषय। ओके, तो ये इस तरह से कुछ इसके महत्व उपयोग हैं, बस आपको जानना है, इन्हें नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कम चांस है इनके एग्जाम में पूछें, बट ये कि हम एक तरफ से सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो सही रहेगा, कुछ चीज़ इसका नहीं करके चलेंगे। अब देखिए, अब इसके बाद दो टॉपिक होने वाले हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जिन पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इनमें से कुछ नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, मैथ पेडागोजी में। अब हम देखेंगे गणित पढ़ाने के तरीके, या फिर बच्चों को गणित किस तरह से पढ़ाना है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अब तक मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है सीटेट एग्ज़ाम में। तो चलिए जान लेते हैं कि आपको बच्चों को गणित पढ़ाना कैसे है। और मूल उद्देश्य यही होता है शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी का, कि आपको उस विषय को बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस तरह से समझाना है। तो वो विधि हम जानते हैं गणित के लिए। तो पहले आप नोट कीजिए पढ़ाना कैसे, फिर मैं आपको उसे समझाऊंगा। तो देखिए, गणित आपको पढ़ाना है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर आपको पढ़ाना है। तो किस तरह से आपको गणित पढ़ाना है बच्चों को? मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी मूर्त चिंतन से अमूर्त चिंतन की ओर। अब यहाँ पर ये जान लीजिए, गणित भी आपको पढ़ाना है, और भी जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के सब्जेक्ट हैं उनमें भी अगर आपसे पूछा जाता है कि आपको उस सब्जेक्ट को, मान लीजिए आप ले लीजिए पर्यावरण ले लीजिए, ओके, ईवीएस ले लीजिए, तो उसमें भी पूछा जाता है, मान लीजिए कि आप बच्चों को किस तरह से पढ़ाओगे, तो उसमें ऑप्शन अगर आपको मिलता है मूर्त से अमूर्त पढ़ाओगे या फिर अमूर्त से मूर्त की ओर, तो आपको क्या कहना है, कौन सा ऑप्शन लगाना है? मूर्त से अमूर्त की ओर। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको गणित में बता रहा हूँ तो केवल ये गणित ही आपको पढ़ाना है, सभी सब्जेक्ट आपको मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाने हैं, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर। अब ये होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, इसे आप पहले नोट करें। और ये ध्यान रखना, केवल गणित के लिए ही नहीं है, सभी सब्जेक्टों के लिए यही चलेगा कि मूर्त से आपको अमूर्त की ओर पढ़ाना है, अगर ऑप्शन में ये आपको मिलता है। अब सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये मूर्त होता क्या है। ओके, मूर्त या फिर मूर्त चिंतन, इनको लेकर बड़े क्वेश्चन बनते हैं सीटेट एग्जाम में। और दूसरा जानेंगे हम कि ये अमूर्त चिंतन क्या होता है। ओके, कॉन्क्रीट थिंकिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये क्या होती है। तो मूर्त चिंतन हम समझते हैं पहले। देखिए, किसी भी भौतिक वस्तु को देखना कहलाता है मूर्त चिंतन। आपके सामने कोई भी संसार की भौतिक वस्तु आई, आपने उसको देखा, तो वो तो कहलाएगा मूर्त चिंतन यानी कॉन्क्रीट थिंकिंग।
उस भौतिक वस्तु को देखने के बाद उसके गुण, उसकी विशेषताएं, उसकी अच्छाई या बुराई के बारे में सोचना कहलाता है अमूर्त चिंतन। तो देखिए दोनों भौतिक वस्तुओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों में अंतर है मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन में। मूर्त चिंतन मैंने क्या बताया, किसी भौतिक वस्तु को देखना कहलाता है मूर्त चिंतन। उस भौतिक वस्तु को देखने के बाद उसकी गुण, विशेषताएं, अच्छाई, बुराई के बारे में सोचना कहलाता है अमूर्त चिंतन। अभी मैं आपको और एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ, पहले मैं आपको इन्हें लिख देता हूँ तो आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। तो मूर्त चिंतन क्या होता है, भौतिक वस्तु को देखना, किसी भौतिक वस्तु को देखना, ओके। और अमूर्त चिंतन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, भौतिक वस्तु को देखकर उसकी विशेषताएं या फिर कह सकते हो आप गुण के बारे में सोचना। अब देखिए विशेषता में उसकी अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल अच्छाई ही सोचनी है, उसकी बुराई भी हो सकती है उस वस्तु की, उस भौतिक वस्तु की, और अच्छाई भी हो सकती है। तो कुल मिला के ये है कि उस वस्तु को देखकर उसकी विशेषताओं के बारे में सोचना कहलाता है अमूर्त चिंतन, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझिए। तो मान लीजिए आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिखाया जाता है, ओके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखना आपका कहलाएगा मूर्त चिंतन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखकर उनके विषय में सोचना कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो कहाँ के रहने वाले थे, और उनका हमारे देश के किस आंदोलन में भागीदारी थी, कि उन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने में किस तरह से मदद की, कौन से आंदोलन उन्होंने करे, आज़ाद हिंद फौज का गठन उन्होंने किया, कहाँ पर वो गए ताकि हमारा देश स्वतंत्र हो सके, वो जापान गए, जर्मनी गए। इस तरह से उनके जो बैकग्राउंड में उन्होंने जो चीज़ें की हैं उनके बारे में सोचना कहलाएगा अमूर्त चिंतन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखना आपका क्या कहलाएगा, मूर्त चिंतन। उनके बारे में, उन्होंने जो कार्य किए, उनकी गुण विशेषताओं के बारे में सोचना, उन्होंने अपने जीवन में कैसे कार्य किए, देश के लिए क्या कार्य किए, उनके बारे में सोचना कहलाएगा अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो ये होता है मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन। और ये आप प्रकृति की कोई भी चीज़ ले सकते हो, कोई भी भौतिक वस्तु ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम एक मानव तक ही सीमित रहेंगे। कोई भी आप भौतिक वस्तु लीजिए, उसको देखना कहलाएगा मूर्त चिंतन, और उसकी विशेषताएं, उसके गुण, यानी उसके बैकग्राउंड की जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में सोचना कहलाएगा अमूर्त चिंतन। तो अमूर्त चिंतन जो है इसमें आपको बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है इसका रोल, क्योंकि देखिए बच्चों को हमें पढ़ाना तो कैसे है, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो अब इसका मीनिंग आप समझिए, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त बता दिया मैंने आपको, अमूर्त बता दिया। अब ये मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाने का मतलब क्या है, देखिए जब बच्चों को आप गणित पढ़ाने जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप पहले उसको सोचने के लिए कह दो कि भाई सोच, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। पहले उसको चीज़ों को दिखाना है, पहले भौतिक वस्तुओं को दिखाना है उसको करके, ओके। चीज़ों को उसको दिखाना है, उसको पढ़ाना है तो उसके पर्यावरण के बारे में पूछना है, ओके। अब जैसे मान लीजिए आपको पूछना है गाय के बारे में, तो क्या करेंगे, गाय को रटाते रहते हैं गाय के बारे में कि उसकी 4 टांगें होती हैं, उसकी 1 पूँछ होती है, 2 आँखें होती हैं, 2 कान होते हैं। ये नहीं करना है, ओके। पहले आप उसको गाय को दिखाइए, फिर उसके विचारों को आप पूछिए। तो वो होता है मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाना। तो मूर्त में ये होगा कि आप पहले उस वस्तु को, उस चीज़ को दिखाओगे, फिर उसके बारे में आप उसे पढ़ाओगे। तो ये होता है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है पढ़ाने का किसी भी सब्जेक्ट को, और ये सीटेट एग्ज़ाम का फेवरेट होता है, और ये इस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा, मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाना। अब कुछ और विधि मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो इम्पोर्टेंट यही है, और हम किस तरीके से गणित को पढ़ा सकते हैं बच्चों को। तो देखिए इसमें हम ले सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं, अभ्यास कार्य द्वारा पढ़ा सकते हैं हम, कि आप गणित में उसको क्वेश्चन दो, जो उसके गणित को पढ़ने के तरीके को बदले, उसको सोचे वो गणित के बारे में, ओके। तो अभ्यास कार्य के द्वारा हम पढ़ा सकते हैं।
सामूहिक कार्य के द्वारा हम पढ़ा सकते हैं। समूह में हम गणित को पढ़ा सकते हैं। इसमें क्या होगा, जब बच्चा समूह में पढ़ेगा तो एक दूसरे से वो सीखेंगे। जब एक से अधिक बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तो वो एक दूसरे से सीखेंगे, यानी ग्रुप स्टडी करेंगे तो एक दूसरे से वो विचारों का आदान प्रदान करेंगे, एक दूसरी चीज़ों को सीखेंगे। तो हम सामूहिक कार्य के द्वारा, यानी सामूहिक कार्य के द्वारा भी बच्चों को गणित पढ़ा सकते हैं। और इसमें हम देखो क्या ले सकते हैं, जैसे हम ले सकते हैं एक मौखिक कार्य द्वारा, यानी मौखिक द्वारा भी हम गणित को पढ़ा सकते हैं। मौखिक कार्य द्वारा, तो आपने देखा होगा कक्षाओं में बच्चों को मौखिक कार्य के द्वारा भी पढ़ाया जाता है। उनसे आपने देखा होगा पहाड़े पढ़ाई जाती है मौखिक रूप से, टेबल बुलवाई जाते हैं। आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूल में बड़ी जोर जोर से बच्चे बोलते हैं, तो वो भी एक तरीका है गणित को पढ़ाने का, मौखिक कार्य के द्वारा। इसके अलावा हम कैसे पढ़ा सकते हैं गणित को, गृह कार्य द्वारा पढ़ा सकते हैं, होमवर्क देकर। आपने देखा होगा कि बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, तो गणित में भी आप होमवर्क दे सकते हैं बच्चे को। इससे उसकी क्या स्किल डेवलपमेंट होगी और बच्चा जो है सीखेगा। जब वो अपने आप से कार्य करेगा, कुछ क्वेश्चन करेगा, सवालों के जवाब ढूंढेगा, तय करेगा, ओके, तो इससे उसकी थिंकिंग बढ़ेगी। तो ये भी एक तरीका है कि हम बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हैं, गृह कार्य के द्वारा। तो ये कुछ विधियाँ हैं ये वाली जिसके द्वारा हम गणित को पढ़ा सकते हैं। लेकिन इनमें सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो सबसे फेमस है, यानी जो आपको सबसे ऊपर रखनी है, वो है मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाना है। कोई भी अगर आपको सब्जेक्ट पढ़ाना है, उसमें कोई भी टॉपिक पढ़ाना है किसी से संबंधित, तो आपको पहले मूर्त विचार उसके सामने रखने पड़ेंगे। यानी चीज़ को पहले भौतिक वस्तु को दिखाना पड़ेगा। ये नहीं है कि दिखाई नहीं वस्तु और उसके बारे में सोचने लगे बच्चा। अब देखिए प्राथमिक स्तर का बच्चा ऐसा नहीं कर सकता कि कोई भी चीज़ है जो आपने बस बोल दी कि ये इसके बारे में सोचो, तो वो सोचने लग जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। ओके, पहले आपको वो चीज़, वो वस्तु दिखानी पड़ेगी, तब उसके बारे में आप ले जाओगे अमूर्त की ओर, तब वो सोच सकता है। तो ये है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो ये नए आप नोट कर लें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहा है ये हमारा मैथ पेडागोजी में, और आई होप आपको ये यहाँ से समझ में आ गई होंगी चीज़ें। इसमें खास करता मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन, इसको लेकर ऐसा नहीं है कि आपको मैथ में ही क्वेश्चन मिलेंगे, ये आपके बाल विकास में भी पूछे जा सकते हैं, क्या ईवीएस में, पर्यावरण में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और इस तरह से पेडागोजी में आपको अदर सब्जेक्ट में भी ये मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन पर क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। यानी जो पेडागोजी आपको इसे अदर सब्जेक्टों से जोड़कर पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप मैथ की पेडागोजी पढ़ रहे हो, यहाँ पर आपने पूरा पढ़ा कि मूर्त से हमें अमूर्त की ओर पढ़ाना है। अब पूछा गया ये क्वेश्चन, मान लीजिए ईवीएस की पेडागोजी में, कि बच्चों को आप किस तरह से पढ़ाओगे, तो उसमें ऑप्शन मिले अमूर्त से मूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, तो आप सोचने लग जाओ कि यार क्या होगा। अरे नहीं, सीधा सा सभी की पेडागोजी लगभग जुड़ी हुई है कुछ चीज़ों को छोड़कर। तो मैथ में भी हो, ईवीएस में भी हो, या फिर बाल विकास में भी हो, कैसे पढ़ाओगे आप, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो ये आपको चीज़ों को कनेक्ट कर कर पढ़ना है, तो ध्यान रखना। ओके, तो इन चीज़ों को आप नोट करें, खासकर यहाँ तक आपको ज़रूर नोट करना है, बाकी आप याद रखना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए तो जानते हैं गणित पढ़ाने के उद्देश्य, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इससे पहला इम्पोर्टेंट था और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गणित पढ़ाने के उद्देश्य। इससे आपको सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। अब देखिए यहाँ पर हम गणित अगर बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसके पीछे क्या उद्देश्य होने चाहिए, क्या उद्देश्य होते हैं, ये आपको इस टॉपिक में जानना है। इस टॉपिक को करेंगे हम, फिर इसके बाद मैं आपको सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो वहाँ पर आप देखोगे कि डिक टू डिक जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पर जो पढ़ाने के उद्देश्य हैं वो 3 भागों में बांटे गए हैं। आपको 3 तरह के उद्देश्य देखने हैं। एक तो देखना है एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या उद्देश्य हैं गणित पढ़ाने के, दूसरा आपको देखने हैं संकीर्ण उद्देश्य क्या हैं गणित पढ़ाने के, और तीसरा आपको देखना है कि गणित पढ़ाने के उच्च उद्देश्य क्या हैं। देखो तीनों उद्देश्यों को लेकर क्वेश्चन बनता है। आपको क्वेश्चन में लिखा जाएगा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको वो ऑप्शन चूज़ करना है जो आपको मैं इसमें बताऊंगा। इसी तरह से संकीर्ण पर पूछा जाएगा, एक उद्देश्य आपको लिख दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये किस तरह का उद्देश्य है गणित को पढ़ाने का, तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे संकीर्ण है, उच्च है, तो वो आपको छांटना है। ओके, तो संकीर्ण उद्देश्य देखेंगे। इसी तरह से उच्च उद्देश्य में जो हम उद्देश्य पढ़ेंगे उनमें से कोई आपको एक उद्देश्य दे दिया जाएगा प्रश्न बनाकर, और कहा जाएगा कि ये गणित पढ़ाने का किस तरह का उद्देश्य है। ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे कि संकीर्ण है, उच्च है, तो आपको वो छांटना है। तो ये तीनों आपको जानने हैं गणित पढ़ाने के उद्देश्य है।
अब इसमें सबसे पहले हम जानेंगे एनसीएफ 2005 के अनुसार, फिर संकीर्ण, फिर उच्च। ओके, तो चलिए जानते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित पढ़ाने के उद्देश्य क्या हैं। अब ये एनसीएफ 2005 क्या है, देखिए एनसीएफ क्या होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये एक ऐसी संस्था है जो ये निर्धारित करती है कि आपको बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, किन विधियों का प्रयोग करना है, किस तरह के उनसे कार्य कराने हैं, यानी सब कुछ ओवरऑल हम कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर या फिर जूनियर स्तर पर बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है वो निर्धारित करता है, वो मानक निर्धारित करता है एनसीएफ। तो ये 2005 में इन्होंने अपना पूरा वो निकाला था, जो भी कह सकते हो आप, एक लेटर निकाला था जिसमें ये सारी चीज़ें बताई गई थी कि किस तरह से पढ़ाना है। अब मैं आपको इसका इम्पोर्टेंस बताऊँ एनसीएफ 2005 का, इसका इम्पोर्टेंस इतना है कि पूरा सीटेट एग्ज़ाम किसके बारे में है, एनसीएफ 2005 के बारे में। अगर आप एनसीएफ 2005 के बारे में जानते हो, इसमें जो बातें कही गई हैं, तो ये समझिए आपका सीटेट एग्ज़ाम पास हो गया। अब होगा क्या कि मैं आपको एनसीएफ 2005 को अलग से पढ़ाऊंगा। ओके, एक वीडियो आपको मिलेगा जिसमें हम एनसीएफ 2005 को जानेंगे और उसमें जो बातें कही गई हैं उनको मैं बताऊँगा। जैसा कि मैंने बताया, सीटेट एग्ज़ाम का जो आधार है, जो बेस है, वो क्या है, एनसीएफ 2005। तो इसको आपको अलग से पढ़ना है। फिलहाल हम केवल इसके अनुसार गणित पढ़ाने के उद्देश्य जानते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये क्या है उद्देश्य, इसको जानिए। देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार जो सबसे स्ट्रॉन्ग उद्देश्य है वो ये है गणित पढ़ाने के पीछे कि बालक की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। गणितीयकरण मतलब मैथमेटाइजेशन करना। तो ध्यान रखना, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये कि अगर आपसे कहा जाता है कि बच्चे को गणित पढ़ाने के उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले देख लेना, अगर ये ऑप्शन आपको मिलता है कि बच्चे की विचार प्रक्रिया का, यानी बच्चे की जो मानसिक सोचने की शक्ति है उसका गणितीयकरण करना, मैथमेटाइजेशन करना, ये ऑप्शन आपको मिलता है, तो ये आपको टिक करना है। गणितीयकरण करने का मतलब है कि वो बच्चा गणित के बारे में सोचे। ओके, गणित की भाषा में सोचे। पहले आपको ये करना है, उस बच्चे की सोच का गणितीयकरण करना है, ना कि उससे पहले ही जाकर क्वेश्चन दे देने कि भाई ले सॉल्व कर, इन्हें जोड़ दे, इन्हें घटा दे, भाग कर दे, गुणा कर दे। ऐसा नहीं करना है, पहले उसका इंटरेस्ट जगाना है, पहले वो सोचे गणित के बारे में। ओके, इस तरह के आपको जो है विधियाँ अपनानी है ताकि उस बच्चे की सोच का गणितीयकरण, मैथमेटाइजेशन हो सके। फिर उसको अपने क्वेश्चन वगैरह बताने हैं। ओके, तो पहला उद्देश्य है जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग है कि बालक की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण यानी मैथमेटाइजेशन करना। तो इसको हाईलाइट करके आपको लिखना है। और आप ले सकते हो, जैसे ये भी उद्देश्य है एनसीएफ के अनुसार कि जीवन के अनुभवों का अंश बनाना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बच्चे को जब आप गणित पढ़ाते हो, प्राथमिक स्तर हो, तो उसके जीवन से संबंधित करके पढ़ाना। जो उसके दैनिक जीवन में, जो उसने अपने पर्यावरण में देखी है, अपने वातावरण में, उससे चीज़ों को अगर आप रिलेट कर कर पढ़ाते हो तो वो अच्छा है। ओके, तो जीवन के अनुभवों से का अंश बनाकर उसे पढ़ाना। कैसे आप देखते हो कि बच्चे को जब जोड़ सिखाया जाता है, एडिशन सिखाया जाता है, तो कहते हैं कि देखना बच्चे, एक पेड़ पर 3 चिड़ियाँ हैं, फिर उसके बाद 5 आ गई उस पेड़ पर, तो कितनी हो गई। ओके, इस तरह के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जो क्योंकि उसने पेड़ और चिड़िया को पर्यावरण में यानी अपने वातावरण में देखा है, अपने जीवन में देखा है। तो इस तरह से जब हम एग्जाम्पल देकर बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो एनसीएफ 2005 के अनुसार उद्देश्य है, और यही सर्वप्रथम है, यही सर्वप्रथम है और यही मान्य है। क्योंकि मैंने बताया जो एनसीएफ 2005 ने कहा है वही चीज़ें आपको अपनानी है बच्चे को पढ़ाने में। तो क्या करना है आपको, जीवन के अनुभवों का अंश बनाकर पढ़ाना है, यानी जीवन से संबंधित करके बच्चे को गणित को पढ़ाना है। ये उद्देश्य होगा, ये भी अच्छा है। तीसरा, रुचिपूर्ण समस्याओं को बनाना। जो समस्या है वो रुचिपूर्ण हो। ओके, उनमें ऐसी भाषा हो जो इंटरेस्टिंग हो, बच्चे को बोर नहीं करे। और इसका एक तरीका है कि जो समस्या हैं गणित की उनको जीवन से ही संबंधित करके पढ़ाना। क्योंकि अगर उसने कुछ देखा है, ओके, और उससे संबंधित आप समस्या दे रहे हो गणित की, तो बच्चा उसमें रुचि लेगा। तो रुचिपूर्ण समस्या आपको बनानी है। नेक्स्ट पॉइंट है तार्किक चिंतन का विकास। फिर तार्किक चिंतन भी कराना है, बच्चा रीजनेबल थिंकिंग करे। ओके, उसके पीछे कारण वगैरह सोचे। अगर कोई चीज़ घटित हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है, इस तरह की थिंकिंग भी उसके अंदर डेवलप करनी है। ओके, तो ये भी हमारा उद्देश्य रहता है, तार्किक चिंतन का विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा संबंधी संकल्पनात्मक समझ को बढ़ाना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आकार, मापन और पैटर्न आदि को बढ़ावा देना। आकार, माप, पैटर्न का मतलब ये होता है, देखिए आपने देखा होगा कि गणित के कुछ हम सवाल करते हैं तो आप देखते हो हम एग्जाम्पल करते जाते हैं,
फिर एक जैसे जब हमें एग्जाम्पल मिलते हैं तो हम एक पैटर्न बना लेते हैं कि अच्छा ये इस तरह से सॉल्व हो रहा है, तो हम एक सूत्र इस तरह से बना लेते हैं, फिर उसी का यूज़ करके आप अन्य क्वेश्चन बना देते हैं। तो इस तरह से पैटर्न बनाकर पढ़ाना। ओके, ये भी एक क्या है, एनसीएफ के अनुसार गणित पढ़ाने का उद्देश्य है। तो ध्यान देना, सबसे स्ट्रॉन्ग है बालक की विचार प्रक्रिया का गणित करना और जीवन से संबंधित कराकर। तो ये बाकी नीचे आ जाते हैं। अब ऑप्शन में ये हो सकता है ना, ये सब मतलब इनमें से कोई 4 मिल जाएं, तो आप सोचो किसको पहले लगाना है। तो ध्यान देना, सबसे पहले प्राथमिकता आपको ये देनी है, मैथमेटाइजेशन करना, यानी गणितीय उसकी सोच को बनाना। ओके, तो इस तरह से आपको ये लगाना है ऑप्शन। अब मैं देखिए आपको एनसीएफ 2005 के अनुसार बता चुका हूँ। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पर, और वो है एनसीएफ 2005 के अनुसार विषयों को पढ़ाने का क्रम। इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट एग्जाम के पेपर 1 में, तो ध्यान रखना, इसको लिख लेना कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विषयों को पढ़ाने का क्रम क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको जो विषय पढ़ानी है वो आपको पढ़ानी है उसकी भाषा। तो ध्यान रखना, भाषा सबसे पहले पढ़ानी है, फिर उसके बाद आता है गणित, दूसरे नंबर पर आता है गणित पढ़ाना है फिर आपको। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है विज्ञान, और चौथे नंबर पर आता है आपका सामाजिक विज्ञान। तो इसको नोट कर लेना ये पॉइंट। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित को किस विषय के बाद पढ़ाना है। तो किस विषय के बाद पढ़ाना है, भाषा के बाद। ओके, या फिर क्रम पूछे तो दूसरा क्रम है। तो इस तरह से इसको याद रखना। भाषा की पूछ सकता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे को भाषा कहाँ पर पढ़ानी है, कब पढ़ानी है। तो सर्वप्रथम आपको बच्चे को भाषा ही पढ़ानी है, उसके बाद गणित, फिर विज्ञान, फिर सामाजिक विज्ञान। तो इसको और नोट कर लेना। तो ये हमारा एनसीएफ 2005 के अनुसार जो उद्देश्य हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि गणित पढ़ाने के संकीर्ण उद्देश्य क्या हैं। तो आप इसे नोट कर लें, बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये। संकीर्ण यानी निम्न उद्देश्य और उच्च उद्देश्य गणित को पढ़ाने के, ये हम एक साथ ही पढ़ लेते हैं ताकि इनमें कंपैरिजन आपको मालूम पड़े। तो सबसे पहले देखिए कि संकीर्ण उद्देश्य क्या हैं गणित को पढ़ाने के। तो इनमें सबसे पहला उद्देश्य है रोजगार हेतु। तो रोजगार हेतु का मतलब क्या है कि अगर हम बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं तो वो जीवन के लिए अपने तैयार हो सके, यानी जीविकोपार्जन के लिए गणित को पढ़ सके। अगर आप इस उद्देश्य से पढ़ाते हैं गणित, तो ये क्या होगा, ये आपका संकीर्ण उद्देश्य होगा। तो बिल्कुल उसमें लिखा जाएगा, क्वेश्चन में ये लिखा जाएगा कि अगर आप बच्चे को रोजगार हेतु गणित पढ़ा रहे हैं तो ये गणित पढ़ाने का किस तरह का उद्देश्य है। तो ये कैसा होगा, आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है, संकीर्ण उद्देश्य। ये होगा आपका संकीर्ण यानी निम्न उद्देश्य होगा ये। दूसरा, संख्या पद्धति मापतोल गणितीय संक्रियाएं। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप बच्चों को नंबर्स के बारे में बताते हो, संख्याओं के बारे में बताते हो, 1 2 3 0 1 2 3, इनके बारे में जब आप बताते हो गणित के बारे में, ओके, तो ये कैसा होता है, गणित पढ़ाने का निम्न यानी संकीर्ण उद्देश्य होता है। अगर आप बच्चे को संख्याओं के बारे में बता रहे हो तो वो गणित पढ़ाने का जो उद्देश्य है, आपको लगेगा कि बड़ा उद्देश्य है, ओके, हम बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन वो गणित में क्या है, वो एक संकीर्ण उद्देश्य होता है। माप तोल के बारे में बता रहे हो, वो भी क्या होगा, आपका एक संकीर्ण उद्देश्य होगा। और इसको समझिए गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि आप जब संख्याओं के बीच में बच्चे को प्लस करना यानी जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये चीज़ें सिखा रहे हो संख्याओं के बीच में, तो ये भी आपका क्या आता है, संकीर्ण उद्देश्य में ही आता है। देखने को तो ऐसा लग रहा है कि ये उच्च उद्देश्य में आएगा, ओके, कि हम बच्चों को गणित पढ़ाना सिखा रहे हैं, उसको ऐड करना सिखा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करना, गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीज़न यानी भाग करना, इस तरह की अगर इन्हें ऑपरेशंस बोलते हैं गणित की भाषा में, गणितीय संक्रिया या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन बोला जाता है इन्हें। तो ये अगर आप संख्याओं के बीच में बच्चे को पढ़ाते हो तो ये किस में आता है, संकीर्ण उद्देश्य में यानी निम्न उद्देश्य में आता है। तो ये कुछ उद्देश्य हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं कि उच्च उद्देश्य क्या हैं, गणित पढ़ाने के उच्च उद्देश्य क्या हैं। देखो ये वाला, इसमें जो पहला लिखा हुआ है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पीछे मैंने आपको एक बताया था गणित पढ़ाने का तरीका, उसमें मैंने क्या बताया था कि आपको कैसे पढ़ाना है, मूर्त से अमूर्त की ओर, कॉन्क्रीट थिंकिंग से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ओर आपको गणित पढ़ाना है। लेकिन उद्देश्य क्या होता है, उच्च उद्देश्य में होता है अमूर्त विचारों को विकसित करना, यानी यहाँ ध्यान रखना उद्देश्य है अमूर्त विचारों को विकसित करने का मतलब क्या है कि बच्चा अमूर्त विचारों को सोचने लगे। देखिए कोई हमने भौतिक वस्तु दिखाई, अगर बच्चा उसको देखकर उसके गुण विशेषताओं के बारे में सोच लेता है
तो ये क्या कहलाएगा, गणित पढ़ाने का उच्च उद्देश्य कहलाएगा। और यही हमारा एम होता है बच्चे को पढ़ाने का। तो पढ़ाने की विधि तो होती है मूर्त से अमूर्त की ओर, लेकिन उद्देश्य हमारा ये होता है पढ़ाने का बच्चे को कि वो अमूर्त विचारों को विकसित कर सके, यानी अमूर्त विचारों को अपने अंदर ला सके। कोई भी भौतिक वस्तु है उसको देखकर वो उन विचारों को बता सके। जैसे मान लीजिए आपने बच्चे को एक दिखाई गाय, ओके, काव आपने दिखाई बच्चे को, तो बच्चे को गाय को दिखाना क्या कहलाएगा, मूर्त, मूर्त कहलाएगा। लेकिन बच्चे को गाय देखी, ये तो कहलाएगा मूर्त। अब बच्चे से पूछा गया कि अब बताओ गाय के बारे में 3 से 4 बिंदु बताओ, तो जब बच्चा गाय को देखकर कहेगा कि गाय की 4 टांगें होती हैं, 1 पूँछ होती है, 2 आँखें होती हैं, 2 कान होती हैं, इस तरह की जब वो उसकी विशेषताओं को बताएगा तो यही होंगे आपके अमूर्त विचार, अमूर्त चिंतन। और इस तरह के जब वो चिंतन करने लग जाएगा तो ये समझिए वो है आपका उच्च उद्देश्य। ओके, तो हमारा एम क्या होता है कि बच्चे में अमूर्त चिंतन को विकसित करना, कि वो भौतिक वस्तुओं को देखकर उसके बारे में बातें करे, उसके बारे में बिंदुओं को बताने लगे। तो देखिए यही होता है अमूर्त चिंतन और यही हमारा उद्देश्य होता है उच्च। तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। और भी उद्देश्य होते हैं उच्च उद्देश्य में जो आते हैं, आंतरिक संसाधनों का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी वैज्ञानिक दृष्टि, वैज्ञानिक रूप से वो चीज़ों को देखने लग जाए, परिकलन संबंधी कौशल, तो ये सब उच्च उद्देश्य में आते हैं। ओके, इसको लिख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है कि परिकलन संबंधी कौशल मैथ गणित पढ़ाने का किस तरह का उद्देश्य है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्या कहना है, उच्च उद्देश्य है। ओके, तो ये निम्न और उच्च उद्देश्य पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको आप नोट कर लें। यहाँ पर इस बात को समझ लेना, मैंने आपको बता दिया है कि मूर्त से अमूर्त पढ़ाना है, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य होता है अमूर्त विचारों को विकसित करना। तो ये हमारे हो जाते हैं गणित पढ़ाने के उद्देश्य एनसीएफ के अनुसार। निम्न यानी संकीर्ण उद्देश्य और उच्च उद्देश्य है, बस ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसी वीडियो में अब हम करेंगे जो भी हमने अब तक पढ़ा है। अब देखते हैं हम कि CBSE CTET में यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके सॉल्यूशन। ओके, सभी तो नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एक जैसे होंगे उनको हम स्किप करेंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है सभी कराना। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा से करा सकूँ, बट अब हम करते हैं क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन को देखकर ही आप सोचोगे कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर होगी पेडागोजी। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक तो तरीका यही है कि आप पढ़ते जा रहे हो, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ज़रूर करते जाना, उससे और आपकी थिंकिंग बनेगी। सबसे बेहतरीन तरीका है पेडागोजी पढ़ने का कि पहले आप ऐसे पढ़िए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ थ्योरी को, फिर उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो इससे आपका 100% पूरा का पूरा पेडागोजी आसानी से हो जाएगा। तो आप इनको नोट करें इसी तरह से, निम्न उद्देश्य यानी संकीर्ण और उच्च उद्देश्य में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन पर। आइए इस वीडियो का लास्ट सेगमेंट देखते हैं, जिसमें हम CTET के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि मैथ पेडागोजी से संबंधित होंगे। और इसमें हम 2-2 करके क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि देखिए स्पेस नहीं रहता, 2 ही क्वेश्चन मैं लिख पाता हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो ध्यान रखना, मैं कुछ बातें भी आपको इनके ज़रिए बताऊँगा, जिन्हें आपको नोट भी करते जाना है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना, क्या उसमें पूछा गया है। देखिए इसमें कहा गया है NCF 2005 वही नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। ध्यान देना, इसमें कहा गया है कि NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, नहीं है पूछा गया है। ओके, देखो ये नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं CTET में, तो ध्यान से पढ़ लेना कि गणित शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखो मैं अभी बताऊँगा, वैसे आंसर आप भी देख लोगे कौन सा है। बी देखिए, बी ऑप्शन देखिए, गणित को बच्चे की ज़िंदगी का भाग बनाना, ये मैंने बताया था बिल्कुल उद्देश्य है ये तो NCF के अनुसार, कि बच्चे को ज़िंदगी का भाग बनाना, यानी बच्चे को ज़िंदगी से जोड़कर गणित को पढ़ाना, तो ये तो हमारा उद्देश्य होता है। तो हमसे उद्देश्य नहीं पूछा है, उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो ये तो उद्देश्य होता है, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है ना, हमें देखना है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो ये तो उद्देश्य होता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में कहा गया है कि समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, हाँ बिल्कुल, देखिए इसको आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इस ऑप्शन को देखिए, मैं एक वर्ड अगर इसमें चेंज कर दूंगा तो ये ऑप्शन इसके रेस्पेक्ट में ये आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देना, इसमें कहा गया है कि समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को, ये वाला बड़ा ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, प्रोत्साहित करना।
तो ध्यान देना, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ये उद्देश्य है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ये कह दूँ कि बच्चे को समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल में निपुण बनाना, उसे पारंगत करना, उसे दक्ष करना, तो ये उद्देश्य नहीं होता है प्राथमिक स्तर पर। ओके, हम क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो यहाँ पर ये उद्देश्य है, ध्यान देना, यहाँ पर ये उद्देश्य है, लेकिन ऑप्शन में ये लिखा होता यहाँ पर कि दक्ष करना है या फिर निपुण बनाना है या फिर उसको पारंगत करना है। ओके, तो ये ऑप्शन जो है यानी ये उद्देश्य कभी भी नहीं है प्राथमिक स्तर पर एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे को गणित पढ़ाने का। तो ये बात ध्यान रखना, और मैं भी आपको बता देता हूँ। फिलहाल तो यहाँ पर क्या है, प्रोत्साहित है, तो वही रहने देते हैं। और आप एक बात नोट लिख लें कि किसी भी ऑप्शन में अगर आपको ये मिलता है समस्या समाधान हो या फिर किसी संबंधित कि बच्चे को निपुण बनाना है, कि उसको दक्ष बनाना है या फिर पारंगत करना है उस चीज़ में, तो वो कभी भी उद्देश्य नहीं होगा। ओके, कभी भी उद्देश्य नहीं होगा। बस ये लिख लेना कि इस तरह के वर्ड अगर किसी ऑप्शन में यूज़ किए जा रहे हैं तो वो कभी भी हमारा उद्देश्य नहीं होगा प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का। प्रोत्साहित हम कर सकते हैं, तो ये उद्देश्य है। डी ऑप्शन देखिए, तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। हाँ बिल्कुल, हम प्रोत्साहित करेंगे बच्चे को प्राथमिक स्तर पर कि वो तर्क संगत यानी रीजनेबल थिंकिंग को लाए, रीजनिंग में सोचे। ओके, प्रोत्साहित करेंगे, दक्ष या पारंगत या निपुण नहीं बनाएंगे उसे, उसको जो है प्रोत्साहित करेंगे, इनकरेज करेंगे इस तरह की चीज़ें करने के लिए। तो ये प्रोत्साहित, तो ध्यान रखना ये अच्छा वर्ड होता है सीटेट के लिए। ओके, ये पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन निपुण, दक्ष और पारंगत कभी भी पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव वर्ड होते हैं। ओके, तो ध्यान रखना। तो ये तो सभी उद्देश्य हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। अब ये सही हो गया मतलब गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। अब बताइए, प्राथमिक स्तर पर अगर हम बच्चे को गणित पढ़ाने जा रहे हैं तो क्या हम उसे उस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं कि उसे हमें आगे जाके गणित हायर मैथमेटिक्स पढ़ाना है, बीएससी एमएससी वाला गणित पढ़ाना है। ओके, इस तरह का कोई हमारा उद्देश्य है नहीं। एक तो बच्चे वैसे ही गणित से डरते हैं, दूसरा अगर आप इस तरह की चीज़ें करने लग जाओगे तो वो तो वैसे ही नहीं पढ़ेगा। ओके, तो हमारा उद्देश्य क्या था, मैंने बताया था आपको कि उसकी पहले सोच का हमें गणितीयकरण, मैथमेटाइजेशन करना है, ना कि उसे उच्चतर कोई पढ़ाई के लिए तैयार करना है। तो ये हमारा उद्देश्य नहीं है, तो नहीं है पूछा है ना, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके रेस्पेक्ट में है, ध्यान रखना, उद्देश्य नहीं है ये हमारा, लेकिन उन्होंने पूछा है ना कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो हमारा फिर ये आंसर है कि गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी हमें नहीं करानी है। प्राथमिक स्तर पर हम तैयारी ओके सोच सकते हो आप, इसके लिए थोड़े ना पढ़ाएंगे उसे कि वो आगे जाके मैथ को खूब बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करे और बड़ा मैथ पढ़े। ओके, ये नहीं करना है। अगर शुरू से ही ऐसे ही करने लग जाएंगे तो वैसे ही नहीं पढ़ेगा, मैंने बताया था। तो ये हमारा हो गया, तो इस बात को जरूर नोट करना जो मैंने पॉइंट बताए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा है जो पेपर 1 में भी पूछा गया है और पेपर 2 में भी। क्या कहा गया है इसमें कि निम्न में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। प्रक्रम का मतलब प्रोसेस, और प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस होता है किसी भी समस्या को समाधान करने का मेथड या तरीका, यानी जिस पाथ से, जिस रास्ते से हम होकर जाते हैं किसी समस्या के समाधान के लिए, उसी को हम प्रक्रम या प्रोसेस कहते हैं। तो निम्न में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। मानदर्शन, मानदर्शन का मतलब होता है, हिंदी में थोड़ा आप ना समझ पाओ, मानदर्शन का मतलब होता है विजुलाइजेशन करना, यानी सोच लेना, सोचना, विजुलाइज करना, किसी चीज़ को देखकर विजुलाइज करना मतलब उसके बारे में सोचना। तो प्रक्रम नहीं है, प्रक्रम नहीं है पूछा, देखो नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये तो है, प्रोसेस है। देखिए गणित में सोचते हैं, विजुलाइज करते हैं हम, चीज़ें होती है, कहते नहीं है कि मान लिया ये x हो गया, तो वो होता है विजुलाइज करना, कि माना x है वो चीज़, माना वो नंबर x है, आपने देखा होगा करते होंगे, तो वो होता है मानदर्शन यानी विजुलाइज करना। तो हम ऐसा करते हैं, गणित का वो प्रक्रम है, प्रोसेस है। तो ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि नहीं पूछा है ना। कंठस्थ करना, इसको रोकते हैं। आकलन करना, बिल्कुल आकलन करते हैं हम गणित में, चीज़ों को देखिए सॉल्व करते हैं तो उसमें हम आकलन करते हैं, तो ये भी हमारा प्रोसेस है। पक्षांतरण करना, बिल्कुल ये भी प्रोसेस है, आपने देखा होगा एक साइड से दूसरी साइड में हम नंबर्स को भेजते हैं तो हम ट्रांसपोर्टेशन यानी पक्षांतरण करते हैं मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स का ये भी क्या है, एक प्रोसेस है। तो हमसे पूछा गया कि कौन सा प्रोसेस नहीं है, तो ये है कंठस्थ करना, ये प्रोसेस नहीं है। देखिए कंठस्थ का मतलब मेमोराइज यानी रट्टा मार लेना। क्या गणित में ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि आप रट्टा मारकर पढ़ लो, सीख लो गणित को? नहीं। ओके, तो ये गणित का प्रोसेस नहीं है। कंठस्थ करना मतलब रट्टा लगा लेना, मेमोराइज कर लेना,
याद थोड़े ना कर लोगे आप गणित को, ओके। तो ये हमारा प्रोसेस नहीं है, तो ऑप्शन हमने नहीं पूछा है, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी ये मतलब सही है पर आंसर ये नहीं है क्योंकि हमसे नहीं पूछा है, तो ये आंसर होगा बी। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, आई होप। मैंने बताया जैसा दोनों पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लें। और यहाँ से अब मुझे लगा है कि आपको अच्छी चीज़ें जानने को मिली हैं इस वर्ड को लेकर। तो मैं लिख देता हूँ कि दक्ष या फिर निपुण कहे या फिर पारंगत कहे, तो ये क्या होते हैं, इन वर्ड वाले कभी भी ऑप्शन सही नहीं होते, यानी ये नेगेटिव वर्ड होते हैं सीटेट के लिए। नेगेटिव वर्ड, प्राथमिक स्तर पर हमें बच्चे को पारंगत नहीं करना है, उसको प्रोत्साहित करना है जो भी चीज़ आप पढ़ाने जा रहे हो उसके रेस्पेक्ट में। तो इन्हें आप नोट कर लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इस लेक्चर के, और बाकी के और भी क्वेश्चंस हैं जो कि मिले जुले हुए हैं। अब तक मैंने जो कुछ पढ़ाया है उन पर डायरेक्ट है, तो इन सभी क्वेश्चनों की आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, उसको आप ज्वाइन कर लें। बाकी आप प्रीवियस जब करोगे तो आप देखोगे सभी क्वेश्चन लगभग एक ही तरह के हैं, तो उन्हें आप कर लोगे, ओके। तो हम इन्हें लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या मतलब NCF 2005 है, ओके। उसका हिंदी जो अर्थ होता है NCF का, वो होता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो NCF 2005, इसको आप इंग्लिश में लिखा हुआ है ये NCF 2005, तो इसका एक ही मतलब है, ओके। 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। देखो, उससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संकीर्ण उद्देश्य आपसे पूछा गया है, या तो उद्देश्य देकर पूछा जाएगा कि कैसा उद्देश्य, या फिर संकीर्ण उद्देश्य, या फिर उस तरह के टाइप का कोई उद्देश्य आपसे पूछा जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है संकीर्ण उद्देश्य। मैंने आपको लिखाए थे रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को शिक्षा, नहीं, ये भी नहीं है। संख्यात्मक कौशलों का विकास, देखो बी ऑप्शन को पढ़ो, आपको मिल गया। संख्यात्मक कौशलों का विकास, यानी जो आपको नंबर्स वगैरह होते हैं उनके बारे में पढ़ाना। कैसा होता है गणित में, संकीर्ण उद्देश्य होता है। मैंने बताया था ना, संख्यात्मक कौशलों का विकास यानी संख्या वगैरह के बारे में पढ़ाना, उनके ऑपरेशंस, जोड़ घटाना, इन सब चीज़ों को संख्याओं से संबंधित पढ़ाना, वो कैसा होता है गणित में, संकीर्ण उद्देश्य होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी हो गया। बाकी सभी नहीं है संकीर्ण उद्देश्य है। परिकलन व मापन पढ़ाना, ये सभी ओके, बीजगणित पढ़ाना, ये नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। संख्यात्मक कौशलों का विकास कैसा है, संकीर्ण उद्देश्य है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या कहा गया है। NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण। अब क्वेश्चन पूछे, इसमें क्या कहा गया है। इसमें तो संकीर्ण उद्देश्य देकर उससे पूछा गया कि कौन सा संकीर्ण उद्देश्य है। इसमें क्या कहा गया है, एक उद्देश्य आपको गणित का दिया गया है और पूछा गया है उसके बारे में कि वो कैसा उद्देश्य है। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन बनेंगे उद्देश्यों को लेकर। तो देखो क्या कहा गया है, उद्देश्य कौन सा दिया गया है, संख्याएं और उन पर संक्रियाएं। तो संख्याएं और उन पर संक्रियाएं का मतलब उनके बारे में, उन पर जोड़ घटाना, ओके, गुणा भाग सिखाना, संख्याओं पर जोड़ घटाना, भाग वगैरह सिखाना, ये कैसा उद्देश्य है, मैंने आपको लिखाया था, ये एक संकीर्ण उद्देश्य है, निम्न उद्देश्य होता है गणित के उद्देश्यों में, ओके। तो देख लीजिए कहाँ पर है संकीर्ण या फिर निम्न उद्देश्य। तो ये रहा, देखो डी ऑप्शन है, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। तो क्लियर है, बिल्कुल डिक टू डिक लिखा हुआ है जैसा मैंने आपको लिखाए थे अभी पीछे। तो ये आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने, अच्छे से पढ़ना है और आपको जो है आंसर आसानी से मिल जाएंगे। मैंने बताया अब हम इतने ही क्वेश्चन इस पर करेंगे, बाकी और क्वेश्चन हैं बहुत, तो वो पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे इसमें ही करा दूँ, क्योंकि मुझे लिखने पड़ते हैं और फिर इसमें बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो अच्छा, ये सभी एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, उनको आप आसानी से कर लोगे। उनके आंसर भी मैं आपको PDF में टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसे ज्वाइन कर लें आप। बाकी का मैथ पेडागोजी में कुछ और टॉपिक्स रह गए हैं जिन्हें हम अदर लेक्चरों में कंप्लीट करेंगे। तो आपको एक साथ नहीं फिनिश करनी है पेडागोजी, इसी तरह से सेगमेंटों में पढ़ना है और चीज़ों को समझ के चलना है। अगर इस तरह से सेगमेंट में पढ़कर चलोगे तो अच्छा कर पाओगे। अगर ये सोचोगे कि एक साथ ही फिनिश कर दें तो उससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि उससे ना तो चीज़ें समझ में आएंगी और ना ही आप ज़्यादा समय तक याद रख पाओगे। अभी आपने इतना पढ़ लिया और ये मैं कहूँगा ये आपका मैक्सिमम पार्ट पेडागोजी का हो चुका है, और इसको समझिए और जो भी क्वेश्चन बने हैं सीटेट प्रीवियस में उनको सॉल्व करना। उसके अलावा सोचना कि और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में जो हमने मैथ पेडागोजी में पढ़ा है, तो ऐसे ही आपको पढ़ना है, ओके। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
थैंक्स टू एवरीवन।